नमस्कार साथियों। आज हम मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध की भिन्नता पर बात करना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आधुनिकता सोच और नज़रिए से होती है। हुँ? मध्यकाल के उत्तरार्ध में जो युगीन परिस्थितियां थीं, वो कितने तेज़ी से बदल रही थीं, क्या क्या परिवर्तन आया, इस व्याख्यान में मैं इस पर भी बात करूंगी। और अनुभूति और अभिव्यक्ति का ढंग किस तरह से बदला, और इसके अतिरिक्त चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, तकनीक हो, इन सब के तेज़ी से विकास होने के कारण दरअसल जो स्थान मध्यकाल में धर्म का था, वो स्थान आधुनिक काल में कैसे राजनीति ने ले लिया, इस व्याख्यान में मैं इस पर भी बात करूंगी। साथियों, आधुनिक काल केवल औद्योगिकरण के फलस्वरूप नहीं आया, या विविध आयामी जो बौद्धिकता इधर उधर से बढ़ रही थी, उभर रही थी, उसके कारण से आधुनिक काल नहीं आया। मनुष्य, समाज, राष्ट्र, धर्म और ईश्वर, इन सबको लेकर जो नई व्याख्याएं की जा रही थीं, आधुनिक बोध उससे टकराया। सबसे पहले आपको समझाना बड़ा ज़रूरी है कि बोध होता क्या है। साथियों, बोध दरअसल बुद्धिगम्य, बुद्धि से जनित, जो आपके सोच समझ और नज़रिए को बदले, सोच और समझ नज़रिए को बताए, वो बोध है। तो जीवन और उससे संबद्ध अनेक क्षेत्रों में बड़ी तेज़ी से नए नए बदलाव हो रहे थे। इन नए बदलावों के चलते व्यक्ति या तो व्यवस्था में खो गया, और यह व्यवस्था के पुर्जे के रूप में, पुर्जा कहते हैं कल पुर्जा, मतलब उसकी क्या कह सकते हैं, उसको बढ़ावा देने का यंत्र मात्र बनकर रह गया। तो आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। साथियों, इस व्याख्यान में मैंने आधुनिक बोध और मध्यकालीन बोध को समझने के लिए हमें व्यक्ति और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता पर भी बात करनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा, या तो वह व्यवस्था का हिस्सा बन गया, और या तो व्यवस्था से टकराने के लिए कलपुर्जे में तब्दील हो गया, तो वह अपने व्यक्तित्व को खोज रहा है, नए नए मायने व्यक्तित्व के खोज रहा है। और इस खोजने की प्रक्रिया को ही डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिकता कहते हैं। इसे यूँ समझें कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान हो, तकनीक हो, इन सब के फलस्वरूप जो मानवीय स्थितियों में नई तब्दीलियाँ आईं, जो गैर रोमांटिक या अमिथकीय व्यक्तित्व उभरा, वो आधुनिक व्यक्तित्व था। तो आप इसे ऐसे समझें कि भारतीय संदर्भों में आधुनिकता के आरंभ में जब बच्चन सिंह आगे इस पर व्याख्यान देते हैं और कहते हैं कि प्रयोगवादी काव्य आंदोलन, आधुनिकता के चिन्ह उसमें दिखाई पड़ने लगे थे, विशेष रूप से अज्ञेय हों, शमशेर बहादुर सिंह हों, तो इन सब के साहित्य में ये झलक रहा था। 62 यानी साठोत्तरी साहित्य, चाहे वो गद्य हो या पद्य, 60 के बाद चीन और भारत युद्ध का जो रहा सहा जनतांत्रिक उम्मीद थी, वो टूट कर, उसकी कमर टूट गई, वो टूट गया, वो मोहभंग की स्थितियां थीं, वो जड़ता से उबरने की स्थितियां थीं। तो दरअसल 64 में नेहरू की मृत्यु के बाद भी बहुत सारी चीज़ों से ये आधुनिक व्यक्ति जूझा, टकराया। बहुत सारे भीतर की आस्था, विश्वास और मोह मर गया। इसके पश्चात साहित्य क्षेत्र में एक अनिर्णय की स्थिति आई। आप इसे समझेंगे, अनिर्णय की स्थिति, आक्रामकता की स्थिति, तमाम विडंबनाओं का आना, यौन विकृतियों का उठना, या प्रजातंत्र की नए सिरे से खोज करना। प्रजातंत्र शब्द ही ये आधुनिक बोध का दिया हुआ शब्द है। तो इसकी नई तरीके से खोज करना, या जो एलिएशन, आइसोलेशन, जो प्रायः मैं आपको व्याख्यान में बताती हूँ, क्लासरूम में भी बताती हूँ, उस अजनबीपन, अकेलेपन और उपेक्षा के भाव के कारण रचनाओं में भी, साहित्य के इतिहास में भी हम देखते हैं, और रचनाओं में भी ये बहुत क्या कह सकते हैं, प्रबल रूप से उभर कर सामने आया। फिर राजकमल चौधरी हों, जगदीश चतुर्वेदी हों, विजय देव नारायण शाही हों, लक्ष्मीकांत वर्मा हों, श्रीकांत वर्मा हों, और जगूड़ी हों, धूमिल हों,
सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या जगूड़ी का नाटक जारी है या चंद्रकांत देवताले, इन सब में ये उल्लेखनीय रूप से उभरा। साथियों, आधुनिकता की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त होती है स्वचेतनता। चेतना शब्द जुड़ा है इसके साथ, और स्वचेतनता। इतिहास को यदि लिया जाए तो काल विभाजन की तुलनात्मक विवेचना, और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि काल हो, इतिहास का काल, समय की अवधि, इस दृष्टि से धीरे धीरे छोटे होते जा रहे और शीघ्र परिवर्तन और इतना शीघ्र अनुभावन कि स्वचेतनता से ही असंभव था। यहाँ आधुनिकता के मूल में हम स्वचेतनता को स्वीकार करते हैं। इसे मैं ऐसे समझाना चाहूँगी कि आधुनिकता और नवजागरण के बीच जिस फाँक को बताना मेरा उद्देश्य है, और जो आप विद्यार्थियों को जानना ही चाहिए, उस पर भी मैं केंद्रित रहूँगी। साथियों, ये जो आधुनिकता है ना, ये भारतीय नवजागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसका उद्देश्य ही था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरब और पश्चिम के सांस्कृतिक मेल को दिखाना, संस्कृति और राजनीति और समाज को खंगालना। नवजागरण का अनुभव सबसे पहले बंगाल ने किया। बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि आधुनिकता जो है वो भारत में बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर रही थी। आधुनिकता ने हमारे अंदर एक ऐसी चेतना उत्पन्न कर दी जिससे पश्चिमी जगत को अधिकाधिक जानने समझने के लिए हम उत्सुक हो गए। तो मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के अंतर को अगर हमें समझना हो तो सबसे पहले मध्यकाल को हम समझें, उसके बाद हम आधुनिक काल की बात करेंगे। मध्यकाल शब्द आधुनिक से पहले वाला मध्यकाल, यानी प्राचीन काल के बाद वाला मध्यकाल, प्राचीन और आधुनिक के बीच का काल मध्यकाल। इस मध्यकाल को समझने के लिए उसके आसपास की परिस्थितियाँ, उसके परिवेश को समझना बड़ा ज़रूरी है। आधुनिक काल में सामान्य मनुष्य जो है वो अपने सामाजिक स्तर पर, अपने राजनीतिक स्तर पर और अपने आर्थिक स्तर पर लगातार तब्दीली में के लिए बाध्य था। मध्यकाल में उसके लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी थी तब तक। मध्यकाल में भक्ति भावना थी, श्रृंगार था, प्रेम था, वीरता, प्रशस्ति, नीति, काव्य और तमाम काव्यशास्त्री विवेचन, इन सब की प्रधानता तो रही। किंतु आधुनिक काल में वर्णित विषय जो है, जैसा कि मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, तो ये राष्ट्रीयता की भावना, संघर्ष, राजतंत्र, प्रजातंत्र और विकास के विविध प्रकार की समस्याओं पर दरअसल जो कंटेंट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो समस्याओं पर केंद्रित रहने लगा। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 से माना जाता है, जब भारतवर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन होने से इस देश के हमारी जनता, हमारे लोग नए संदर्भों में कुछ नया सोचने और करने के लिए प्रेरित हुए, बाध्य हुए। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। ठीक, तो गद्य हो, पद्य तो चल ही रहा था, माने पोएट्री रीतिकाल तक तो चल ही रही थी। पद्य के साथ साथ गद्य का भी आविर्भाव इसी आधुनिक काल में हुआ, और जिसके अग्रदूत और इस जनचेतना के वाहक और प्रथम जो साहित्यकार कहे जा सकते हैं वे कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो नई अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा कम पड़ रही थी। तो खड़ी बोली यानी भाषा के प्रचार प्रसार के रूप में भी आधुनिक काल को हमें देखना चाहिए। तो ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में भी व्यापक विस्तार हुआ। अच्छा, अब ढांचागत आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तो हुए, पर आधुनिक बोध और मध्यकालीन बोध की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि गांव का आर्थिक और सामाजिक ढांचा जो लगभग न बदलने की स्थिति में था, अपरिवर्तनशील जिसे हम कहते हैं, उसमें भी धीरे धीरे तब्दीली आ रही थी। मतलब उस चेतना में भी धीरे धीरे तब्दीली आ रही थी, और ये बड़ी बात हुई।
साथियों, जब मैं ये कह रही हूँ कि अंग्रेज राज की स्थापना के साथ साथ इस देश की सामाजिक संरचना में भी तमाम तरह के विघटन और बदलाव, तब्दीली दिखाई दे रहे थे, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। अनेक जातियों उपजातियों में समाज बट रहा था और देश में पारस्परिक एकता की कमी थी। तो विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और अंग्रेजों के भी विजय का कारण यही था कि हम खंडित थे, हम सूत्रित नहीं थे। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर जाति तथा जो जाति है, वर्ग है, समूह समुदाय है, इस पर चोट पहुंची, है ना, पर मिटी नहीं थी, एकदम से समाप्त नहीं हुई थी। आधुनिक काल में इस प्रथा पर करारी चोट पड़ी। ठीक है, तो मुस्लिम शासक यात्री के तौर पर आए थे, घुमंतु यायावर के तौर पर जिसे कहते हैं हम आए थे, और सामाजिक विकास की दृष्टि से हम मुस्लिम शासकों को देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ सामंती व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं ला पाए। आर्थिक इकाइयों की स्थिति भी जाके तो बनी रही, वैसी ही रही। इसके विपरीत अंग्रेज शासक सामंती व्यवस्था से आगे बढ़कर पूंजीवादी व्यवस्था को परिवर्तित करने में सफल रहे और ये उनकी देन है। जमीन बंदोबस्त हुआ, महाजनी प्रथा से छुटकारा या कचहरियों की स्थापना, तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन शुद्ध रूप से आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल के कारण ये दो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन जो हुआ, ये दो महज जरूरी कारण हैं। अब ये भी देख लें कि आधुनिक युग में शिक्षा का परंपरागत ढांचा टूट गया, पारंपरिक रूप टूट गया। फलतः नई समस्याएं उत्पन्न होंगी, नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष को जिस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा, वह भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में अलग था। भारतीय ज्ञान परंपरागत था, पाश्चात्य ज्ञान नए तर्क, नए संदर्भ, क्या कहते हैं, फैक्चुअल, लॉजिकल, नए जीवन संदर्भों के अनुरूप था। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य जहां आध्यात्मिक था या पारलौकिक था, आपने मध्यकाल पढ़ा और आपको मध्यकाल में मैंने यह बताया कि रहस्य, रोमांच, है ना, प्रकृति, प्रेम, प्रकृत पुरुष, प्रथम पुरुष, वह सब कुछ जो आध्यात्मिक और पारलौकिक था, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य भौतिक था, इहलौकिक था, सांसारिक था, इस संसार से जुड़ा हुआ था। ठीक, तो इस देश की विद्या वर्ग अथवा जाति विशेष तक सीमित थी, यानी ब्राह्मण ही, पंडित समुदाय ही अध्यापन करते थे, अध्यापक और उपाध्याय कहलाते थे वे, है ना। पर पाश्चात्य शिक्षा जो थी वो सर्वसुलभ थी, वो सबके लिए एक जैसी थी। हाँ, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, काव्यशास्त्र, व्याकरण, यह सब मैं मानती हूँ कि भारतीय ज्ञान उन्नत करने और उसको उत्कृष्ट करने का ये जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी हमारी, ये विशिष्ट थी। पर आधुनिक संदर्भों में ये मूल्यविहीन लग रहा था, इसके अब कोई मायने नहीं थे। समय और समाज बदल रहा था। तो समय और समाज जब बदलता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि समस्याएं बदलती हैं, चुनौतियां बदलती हैं, तो उसमें आधुनिक काल की परिस्थितियों तथा आवश्यकता के अनुसार पुरातन ज्ञान विज्ञान के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता दोनों बढ़ी। यानी पुराने ज्ञान विज्ञान के स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत और प्रचलन बढ़ा। ईसाई मिशनरियों के द्वारा, सरकार द्वारा, या कई व्यक्तिगत प्रयत्न भी किए जा रहे थे उस समय। तो इसका प्रभाव यह हो रहा था कि ईसाई धर्म भी बड़ी तेजी से फैल रहा था, है ना, ईसाइयत फैल रही थी बड़ी तेजी से। यही बात मध्यकाल से एकदम भिन्न है। यानी मध्यकालीन बोध से आधुनिक बोध को जब हम अलगाते हैं तो केवल भाषा का प्रचार प्रसार नहीं कहते, पद्य से गद्य की ओर आना भी नहीं कहते, बल्कि धर्म से राजनीति की ओर बढ़ना नहीं कहते। हम यह भी कहते हैं कि ईसाई धर्म का और शिक्षा का, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार भी तेजी से बढ़ा। मध्यकाल से आधुनिक काल के अंतर की दृष्टि से एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या? 19वीं शताब्दी में यातायात के साधनों का विकास बढ़ रहा था। मध्यकाल में बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी यातायात के मुख्य साधन होते थे। आधुनिक काल में रेल, बस और यातायात के नए नए साधन विकसित हो रहे थे। तो
यातायात के नए नए साधनों के विकसित होने के कारण भी शिक्षा के प्रचार प्रसार में आधुनिक जिसको कहते हैं कि चाहे वो यंत्र की हो समझ, या लोगों का आवागमन हो, या यावरी हो, या वैचारिक आदान प्रदान हो, इस समय बढ़ोतरी हुई, होनी ही थी क्योंकि रेल और बस इजाद हो चुके थे। यहाँ तक कि आवश्यक आदान प्रदान और मामूली किसान से पूंजीपति वर्ग, बैलगाड़ी तक किसान का आना जाना था, पूंजीपति वर्ग को यह रेल और बस की जो आवाजाही थी इसने प्रभावित किया। फिर एक नई बात, प्रेस का विकास हुआ इसी समय। प्रचार प्रसार के आधुनिक तरीके निकले। नवीन शिक्षा पद्धति के कारण जनचेतना तो बढ़ ही रही थी, तो विभिन्न समाचार पत्रों पत्रिकाओं ने भी पुनर्जागरण के लिए हमारे मध्यकाल से आधुनिक कालीन बोध को उल्लेखनीय योगदान दिया। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला के विकास के कारण, प्रिंटिंग है ना, के कारण अपने नए रूप रंग में, नई अभिव्यंजना में, नए नए प्रभाव के साथ मध्यकालीन साहित्य से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, है ना। और तो ये प्रेस का विकास और इसका प्रचार प्रसार आधुनिक बोध को मध्यकालीन बोध से बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर रहा था। साहित्यिक दृष्टि से देखें अगर, तो साहित्यिक दृष्टि से आप ये विचार करते हैं, पाते हैं कि आधुनिक काल में आकर मध्यकालीन साहित्य की परंपरा लगभग खंडित होती जाती है। मध्यकाल में जहाँ भक्ति है, प्रेम है, रीति साहित्य, ये सब धुरी के रूप में थे ना, केंद्रीय थे। आधुनिक काल में देश प्रेम है, राष्ट्रीयता है, पश्चिमी शिक्षा है, भाषा का प्रचार प्रसार है, या विविध प्रकार की चेतना का प्रचार प्रसार है। तो इस तरह की विषय वस्तु जो है वो रचना के केंद्र में रखी गई। मध्यकाल में जहाँ एक प्रकार का एक ही विधा में अधिकांश साहित्य मिलता है, आधुनिक काल में साहित्य की विधाओं पर भी काम हुआ। साहित्य की बहुत सारी विविध विधाओं पर काम हुआ। केवल गद्य और पद्य की बात नहीं करती मैं, उपन्यास, कहानी, पत्रकारिता, अनुवाद, ये विविध विधाएं भी विकसित हुई आधुनिक काल में। तो मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के डिफरेंस को बताते हुए आप ये भी बताएंगे कि साहित्यिक दृष्टि से भी हमारा बहुत विकास हुआ। आधुनिक काल से पूर्व संगीत का संबंध अधिकांशतः घरानों से था, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी यह सुरक्षित रहा करता था। किंतु आधुनिक काल में पूर्व तथा पश्चिम के संगीत का मिश्रण हुआ। मैंने कहा ना कि पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य संस्कृति का हमारे यहाँ हमारे उस पर प्रभाव पड़ा। तो अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई। अब संगीत राजे रजवाड़ों की बपौती नहीं थी, अब घरानों का दास नहीं था संगीत, अब वो लोग सुलभ हुआ, अब वो लोगों के बीच में आ गया, है ना। और पाश्चात्य संगीत के आ जाने से ये जनता के बीच इसकी आवाजाही बढ़ी। तो संगीत पर भी हमारी हम एक सिद्ध उस पर कायम हो सके। अभिव्यक्ति के दृष्टि से भी मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध में बहुत सारे अंतर थे। मध्यकाल में जहाँ अवधी और ब्रजभाषा, मैंने आपको पढ़ाया था भक्ति काल पढ़ाते हुए कि अवधी और ब्रजभाषा का प्रधानता थी। आधुनिक काल में क्योंकि गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में व्यवहृत हुआ, दोनों ही प्रचारित हुआ खड़ी बोली में, और खड़ी बोली स्थापित भी हुई, आगे भी बढ़ी। तो मध्यकाल में जहाँ छंद है, अलंकार है ना, भाषा को सजाना, काव्य को सजाना, काव्य का आभूषण तैयार करना, ये अनिवार्य अंग माने जाते थे साहित्य के, काव्य के। आधुनिक काल में आकर छंद और अलंकारों के स्थान पर, या हम कह सकते हैं कि उनके बंधन ही टूट गए, सहज अभिव्यक्ति को, यानी अभिधा शब्द शक्तियों को आप देखेंगे तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जैसा हम बोलते हैं हम उसी तरह से लिखें, ये अनुगूंज साहित्य में दिखाई देने लगा। सहज अभिव्यक्ति। मध्यकाल में रचनात्मकता अथवा कला दरबारी वैभव की ओर से अधिक उन्मुख रही, है ना, जबकि आधुनिक काल में वह जनोन्मुख थी, जन सामान्य के अधिक निकट आई।
पूरा मध्यकाल आप देखें तो मध्यकाल को दो रूपों में आप विभाजित कर सकते हैं, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। तो जब उत्तर मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल है या उत्तर मध्यकाल रीतिकाल है, तो आप देखें कि दोनों में दरबारी संस्कृति, श्रृंगार और रचना को सजाने संवारने और है ना, ईश्वर की का प्रशस्ति गान, वैभव गान, कभी राजा की प्रशस्ति गान, वैभव गान, तो कविता उनमें केंद्रित थी ना। आधुनिक काल में आकर वह जन सामान्य के निकट आई, जनता के बीच आई, जनता की कविता जनता के बीच। तो मध्यकाल की रचनात्मकता में ईश्वर केंद्र में था। आप देखें भक्तिकाल में ईश्वर ही सर्वे सर्वा था और रीतिकाल में आकर वो साधारण रचैया बन जाता है, साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगता है, प्रेम करने लगता है, राग अनुराग करने लगता है। आधुनिक काल में साधारण मनुष्य केंद्र में है और यह भी बड़ी बात हुई। इस ओर से भी हमें इस नज़र से भी मध्यकालीन बोध से आधुनिक बोध को अलगाना होगा। मध्यकाल परंपरा को प्रतिपादित करता है, परंपरा को आगे बढ़ाता है। आधुनिक काल आधुनिकता की बात करता है। और आप ये जान लें कि वेशभूषा से कोई आधुनिक नहीं होता, विचारों से होता है। और विचार ही जो प्रोग्रेसिव हैं, यानी जो प्रगतिशील हैं, विचार जो दृष्टिकोण दे, विचार जो जड़ता से उबरने की छटपटाहट दे, विचार जो यथास्थिति का विरोध करें, वह आधुनिक बोध है। ठीक है, तो मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के अंतर को हम अगर समझें तो मध्यकाल अपने अवरोध, अपनी जड़ता और अपनी रूढ़िवादिता के कारण बहुत ही ठहरा हुआ सा और एकरस होता जा रहा था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से हम समझ सकते हैं। रीतिकाल में कला और साहित्य को अपने अपने कथ्य, अपनी अलंकृति और अपनी शैली में हम देख रहे हैं, हम पाते हैं। घोर श्रृंगारिकता है रीतिकाल में, है ना, स्थूल मांसल शारीरिक चित्रण है, वर्णन है, और छंदों का वैविध्य है। आधुनिक काल में, आधुनिक बोध से रचे बसे साहित्य में छंदों का वैविध्य नहीं है, न वाक्य विन्यास है, न चमत्कारित अलंकार हैं। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग से परहेज है। आधुनिक काल में बंधे हुए तमाम घाट टूट गए और जीवन धारा विविध स्रोतों से फूट कर निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख की बात करने लगा। तो एक महत्वपूर्ण अंतर ये दिखाई देता है, जो डॉक्टर बच्चन सिंह भी कहते हैं कि मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की सुध ही नहीं थी। पर आधुनिक युग में वह अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया। ठीक, एक तरफ परिवेश है मध्यकालीन बोध में और इधर पर्यावरण है जो हमारे चारों ओर, हमें अपने चारों ओर से घेरे हुए है, वो पर्यावरण है। तो इस सारे व्याख्यान का लबोलुआब ये है कि चाहे युगीन वातावरण है, परिस्थितियां हैं, ये परिवर्तन का कारण बनती हैं। आधुनिक बोध विविध संदर्भों में मध्यकालीन बोध से अलग है। मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध के स्वरूप का उद्घाटन हम करें तो इस नए युग में व्यक्ति क्रमशः स्वतंत्र हो रहा है और अपनी खोज कर रहा है, स्वतंत्र होना और स्वतंत्र करना सीख रहा है। इससे पहले के युग में मनुष्य और मनुष्य का संबंध सीधा और प्रत्यक्ष होता था, लेकिन नए युग का संबंध बाजार के माध्यम से होने लगा। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र तो हो रहा था, परंतु अपनी योग्यता और अपनी स्वाधीनता बाजार के मूल्यों पर वह नियंत्रित कर रहा था, बाजार के अनुसार वह अपनी स्वतंत्रता आंक रहा था। तो आज के व्याख्यान में मैं मुख्य रूप से इस पर केंद्रित रही कि मध्यकालीन बोध से आधुनिक बोध किस तरह अलग था, किस तरह भिन्नताएं तो बहुत सारी थी, परिवेशगत परिस्थितियों के स्वरूप में, या फिर संचेतना के स्वरूप में, या फिर कंटेंट के रूप में, या फिर केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में। तो इन सब का आकलन करते हुए हम आधुनिक काल को समझने की चेष्टा करेंगे। तो आधुनिक काल पर एक अलग व्याख्यान अगले अलग वीडियो में। तो जुड़े रहिए साथियों, शुक्रिया।